जय हिंद साथियों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टर क्लासेस में। आज मैं बात करने वाला हूं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की कहाँ पर जरूरत पड़ती है, यानी कि एक्सियल लिमिटिंग को उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। और एक्सियल लिमिटिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में। बेसिकली ये दो वैल्यू होती हैं। एक तो होती है एक्सियल लिमिटिंग और एक होती है एक्सियल। अब इनके बेस पर हम लोग अपना सेक्शन चूज करते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन होगा, यानी कि अंडर इन्फोर्समेंट होगा, ओवर इन्फोर्समेंट होगा। ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। अब उसको समझने से पहले हम एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सियल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ये सेक्शन चूज़ करेंगे इसके बिहाफ पर। तो सेक्शन कौन सा होता है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन होता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। इसीलिए इसी वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस सिंपल कुछ नहीं है, बस एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी होगी यहाँ पर। तो देखते हैं, ये हमें हमारा आपको दिखाई दे रहा है, एक क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल में आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसकी एक विड्थ होगी और एक डेप्थ होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये डेप्थ होगी इसकी कुछ, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि भाई ये जो डी होती है, स्मॉल डी, इसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और ये जो इफेक्टिव डेप्थ होती है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 बार हैं ये। अब ये जो रीइंफोर्समेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये रीइंफोर्समेंट है, यानी कि सरिया जिसे बोलते हैं हम लोग। अब जो रीइंफोर्समेंट होता है, उसके सेंटर से और ऊपर तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और ये जो टॉप फाइबर से, यानी कि ये एक तरीके से यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस वो एक एक्सिस होती है जहाँ पर ना कोई कॉम्प्रेशन होता है ना कोई टेंशन होता है, न्यूट्रल होता है एक तरीके से। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की साइड में देखेंगे हम, तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन साइड। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो नीचे होता है इससे टेंशन साइड होता है, टेंशन साइड होता है। इसको हम लोग ये हमारा क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। और इसका जो स्ट्रेन डायग्राम होता है, स्ट्रेन डायग्राम की दो होते हैं, एक स्ट्रेन डायग्राम होता है और एक स्ट्रेस डायग्राम होता है। स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग एक्सियल लिमिटिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम है, जिसको हम लोग इसको स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ वैल्यू दे रखी होती है हमें बेसिकली। अब वैल्यू क्या दे रखी होती हैं, अब जो ये स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन का कॉम्प्रेशन साइड का जो ये एक्सट्रीम फाइबर है, इसको एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं और इसको भी एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं। ये वाला एक्सट्रीम फाइबर कॉम्प्रेशन साइड में और ये वाला एक्सट्रीम फाइबर टेंशन साइड में। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है एक्सट्रीम फाइबर पर कॉम्प्रेशन साइड में, इसकी वैल्यू होती है 0.0035। और ये जो होता है टेंशन साइड में जो एक्सट्रीम फाइबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.87 इंटू FY अपॉन में ES होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस 0.002। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली जो डेप्थ होती है, बेसिकली इसी को हम लोग, ये जो डेप्थ होती है, इसी का नाम देते हैं हम लोग एक्सियल लिमिटिंग। अब देखा जाए तो एक्सियल लिमिटिंग से ये जो नीचे वाली डेप्थ है, ये वाली डेप्थ कितनी होगी भाई, ये टोटल डेप्थ, इससे ऊपर स्मॉल डी है, स्मॉल डी में से अगर एक्सियल लिमिटिंग माइनस करेंगे हम, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग। ये वैल्यू कितनी बचेगी, डी माइनस एक्सियल लिमिटिंग। तो अब क्या करते हैं, सिंपल बस हम इसमें एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, देखो यहाँ पर ये आपको स्ट्रेन डायग्राम में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो सिमिलर ट्रायंगल का वर्ड सुना होगा आपने 8वीं 7वीं क्लास में। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल।
अब सिंपल कुछ नहीं है, बस यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं और बस उसके अंदर कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, बाई सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ये होता है 0.0035 अपॉन में होगा ये 0 लिमिटिंग इक्वल टू होगा ये, अब टेंशन साइड में कितना है वैल्यू 0.87 इंटू FY अपॉन में ES प्लस के 0.002। तो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, तो अपॉन में और आ जाएगा ये, अपॉन में क्या आएगा D माइनस XU लिमिटिंग। ये बात मेरी क्लियर हो रही होगी आपको। अगर ये इक्वेशन बना दी आपने, इसका मतलब ये है, अगर आपने ये वाली इक्वेशन बना दी, इसका मतलब ये है कि आपने इसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया, यानी कि XU लिमिटिंग की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। बस आपको क्या करना है, अब इसके बाद बस कैलकुलेशन बाकी बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता है इसमें। देख लेते हैं एक बार। देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं ना। ये यहाँ चला जाएगा नीचे की तरफ और नीचे वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो D माइनस ऊपर की तरफ जाएगा तो D माइनस XU लिमिटिंग अपॉन में बचेगा ये XU लिमिटिंग इक्वल टू आएगा ये 0.87 इंटू FY अपॉन में ES प्लस 0.002 और अपॉन में आएगा इसके 0.0035। अब ये जो D माइनस XU लिमिटिंग अपॉन XU लिमिटिंग है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, D अपॉन XU लिमिटिंग माइनस XU लिमिटिंग अपॉन XU लिमिटिंग, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसको इससे कट कर सकते हैं। जब ये कट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारी D अपॉन XU लिमिटिंग माइनस 1, यही बनेगा। अब इसके बराबर में क्या आएगा भाई, ये एज इट इज 0.87 इंटू FY अपॉन में ES प्लस 0.002 अपॉन में, यानी कि टोटल के अपॉन में आएगा 0.0035। अब क्या करते हैं, हम -1 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये -1 क्या हो जाएगा, उधर से इधर हो जाएगा +1, तो D अपॉन XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 इंटू FY अपॉन में ES प्लस 0.002 अपॉन में 0.0035 प्लस 1 हो जाएगा, इधर -1 था तो ये इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो D अपॉन XU लिमिटिंग इक्वल टू, अब हमने क्या किया, इसके नीचे 1 मान लेंगे। जब इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 0.0035 LCM आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0.0035 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 प्लस क्या बनेगा 0.0035 और टोटल के अपॉन में अब आ जाएगा ये 0.0035। अब नेक्स्ट फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या करेंगे हम 0.002 और 0.0035 को ऐड कर देंगे। ये तो हमारा D अपॉन XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 इंटू FY अपॉन में ES प्लस, अगर हम इसको ऐड करेंगे 0.002 को प्लस 0.0035 में, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 0.0055 और टोटल में था हमारा
0.0035। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। अब क्या करेंगे, हम इसको फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की चीज़ नीचे और नीचे की चीज़ ऊपर हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स यू लिमिटिंग अपॉन में डी, जब ये उलट गया तो ये वैल्यू भी उलट जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0.0035 अपॉन में आएगा इसके, ये जो टोटल वैल्यू है यानी कि 0.87 इंटू FI अपॉन में ES प्लस के 0.0055। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं ES क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब इस वैल्यू को, ES की वैल्यू को, जहाँ पर हमें ES दिखाई दे रहा है वहाँ पर पुट कर देंगे। XU लिमिटिंग, देखो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें XU लिमिटिंग कैलकुलेट करना है ना, तो इस वजह से हम XU लिमिटिंग को ऊपर लेकर के आए। अब XU लिमिटिंग अपॉन में D इक्वल टू 0.0035। अब देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी पहले 0.87 इंटू FY, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका ES आएगा एलसीएम, तो प्लस, और ES की वैल्यू कितनी है 0.0055, तो ES का मल्टीप्लाई होगा, तो ES का मतलब है 2 × 10⁵ अपॉन में बचेगा ES, या फिर हम ऐसे कहें कि 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। तो XU लिमिटिंग अपॉन में D इक्वल टू, ये आएगा 0.0035। अब ये जो 2 × 10⁵ है ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 × 10⁵ अपॉन में 0.87 इंटू FY प्लस, अब इस वैल्यू 0.005 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10⁵ से, तो ये वैल्यू आती है हमारी 1100। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या बचेगा हमारे पास भाई, XU लिमिटिंग अपॉन में D, जब 0.0035 से का मल्टीप्लाई 2 × 10⁵ के साथ करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारी कैलकुलेट होकर के 700 अपॉन में 0.87 इंटू FY प्लस 1100। अब XU लिमिटिंग इक्वल टू 700 अपॉन में 0.87 इंटू FY प्लस 1100। अब ये जो D था ये D इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी XU लिमिटिंग की वैल्यू आती है। ये वैल्यू XU लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट होती है यहाँ से। अब क्या है कि अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये जो XU लिमिटिंग है ये आपके कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी। तो XU लिमिटिंग का फार्मूला क्या होता है, ये एक फार्मूला भी बनता है 700 अपॉन में 0.87 इंटू FY प्लस 1100 इंटू D। एक तरीके से देखा जाए तो XU लिमिटिंग की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर हम यहाँ पर देखें तो XU लिमिटिंग की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो FI के। FI का मतलब है ग्रेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि XU लिमिटिंग डिपेंड्स ऑन, तो उस टाइप से कई तरीके का ऑप्शन दे देता है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बोथ, है ना, या फिर नन ऑफ दीज, इस टाइप से ऑप्शन दे दिया जाता है आपको। तो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, FI के ऊपर डिपेंड करती है। तो XU लिमिटिंग की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, FI के ऊपर डिपेंड करती है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है। किसके, XU लिमिटिंग जो होता है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफ आई के, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो अगर मान लो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू, अगर एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि भाई ग्रेड ऑफ स्टील कम होगा, यही तो मतलब है इसका। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, एक्सयू लिमिटिंग डिपेंड्स ऑन, पहला तो ये था ग्रेड ऑफ स्टील, और दूसरा यही पूछा जाता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सयू लिमिटिंग इज इंक्रीजेज देन द ग्रेड ऑफ स्टील इज डिक्रीजेज, इक्वल, बोथ, नन ऑफ दीज। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये पूछा गया है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में, तो ग्रेड ऑफ स्टील की वैल्यू भी पूछता है। अब वो वैल्यू कितनी आती है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये वैल्यू जो होती है, तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू, अगर मान लो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो फॉर FE 250 के लिए, ग्रेड ऑफ स्टील 250, तो बेसिकली यही होते हैं, 250 होता है और आपका 415 होता है और हमारा FE 500 होता है, बेसिकली यही यूज़ होते हैं। अब क्या होता है कि भाई अगर मान लो FE का मतलब FI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FE 250 के लिए 250, और FI की वैल्यू 415 के लिए, FE 415 के लिए 415, और FI की वैल्यू FE 500 के लिए 500 होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर मान लो, अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्सयू लिमिटिंग की FE 250 के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में क्या करेंगे कि FI की जगह केवल 250 पुट करेंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.53D। अब सेम अगर हम FI की जगह 415 को पुट करेंगे तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है आपकी 0.48D। अगर हम FI की जगह 500 पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी एक्सयू लिमिटिंग की, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारी एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू हैं। तो ये एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू आती है 0.46D। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई ये जो एक्सयू लिमिटिंग है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका FI यानी ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक्सयू लिमिटिंग बढ़ेगा तो FI की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एक्सयू लिमिटिंग बढ़ेगा का मतलब है अगर 500 है तो इसकी वैल्यू कम है, अगर FE 250 है यानी कि FI की वैल्यू कम है तो एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस एंड देन वी कंपेयर एक्सयू लिमिटिंग एंड एक्सयू, and then we define the section. What is the section? Section means under reinforced section, over reinforced section and balance section. ये सब एक्सयू लिमिटिंग और एक्सयू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ से ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछी हुई चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, ES का ले लो, RRB JEE ले लो, SSC JEE ले लो, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, किसी का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।